हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब 2.0 में। मैंने आज ये पहले वीडियो शुरू की है। इस पहली वीडियो पर आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और इस वीडियो को मैंने इस मकसद से शुरू की है हमारी स्कूली शिक्षा के साथ में हम प्रतियोगी के आज इस दौर में हम अपनी एक स्थान बना सकें। तो इसके अंतर्गत हमें आज की प्रतियोगी परीक्षा में अनेकों सवाल ऐसे आते हैं जिनका हम उत्तर देने में असक्षम होते हैं, पर वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बेस होता है वो हमारी इनकम्प्लीट होता है। तो आज हम इसी बेस को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसका जिसका एक टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में। इट मीन्स जो हमारे जो जो 11th-12th की जो बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारा जीके भरा होता है और उन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। हम बाज़ार में जाते हैं, अनेकों बुक्स लेके आते हैं और वो उनमें क्या डीप होता है, बहुत गहराई होती है। तो गहराई से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं ऊपर से, हल्के से क्वेश्चन आते हैं। तो जिनका हम अच्छे से, जिनका अगर बेस मजबूत होगा तो उनका ये विषय कहीं नहीं जाने वाला है। तो उनके जो क्वेश्चन है तो उन मेरा ये मकसद है कि भाई सभी को निःशुल्क शिक्षा देना है और ऑनलाइन शिक्षा जो हमें घर पे ही ऐसी शिक्षा मिले जो मुफ्त में, जो अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण हो और एक कारगर साबित हो आज के प्रतियोगी दौर में। तो इसी मकसद से मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ और इसी यूट्यूब चैनल पर यह मेरी पहली वीडियो है जिसका जिसका अपने 11th की बुक्स आती है भूगोल की, जिसका ये पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसके बाद में पार्ट 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्लास का शेड्यूल होने वाला है और ये क्लास का शेड्यूल शाम को रोज़ 8 बजे आपको अपडेट कर दी जाएगी और संबंधित इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कंपटीशन हब 2.0 के नाम से बनाया गया है। तो चलो इस बिना किसी देरी के एक मोटिवेशन कोट के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। यह कोटेशन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो इन्हीं के साथ में हम स्टार्ट करते हैं, सानिध्य में अपनी इस पहली वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले इस आरएस की परीक्षा दो, भले आप आईएएस की परीक्षा दो, भले किसी भी कंपटीशन की परीक्षा दो, तो उसमें भूगोल जो होता है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इन सभी में भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सबसे बड़ा रोल इसका होता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारी ओल्ड जो आरबीएससी बेस बुक है उसके अनुसार ये मैंने डेटा संग्रहित किया है और इसमें मैंने गहन अध्ययन करके ही इस वीडियो को तैयार किया है। फिर भी इसमें कोई भी गलतियां हो जाती है तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के क्रम में हमने ये तैयार की है तो भूगोल एक विषय के रूप में, जो कक्षा 11 की भूगोल की भौतिक भूगोल की किताब है, तो उसका ये पहला अध्याय है ना, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम इसमें प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। पहले इससे कोई भी चीज़ हो तो उसकी प्रस्तावना अवश्य होती है, तो इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना से हमें जो इसके बारे में है वो संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है कि भाई इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो इसकी प्रस्तावना हमने इस प्रकार लिखी है कि हम पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, जन्म से, हम जहाँ से जन्म होता है हमारा और मृत्यु पर्यंत, मतलब हम जहाँ तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तो ये जो प्रकृति है इसका प्रभाव हमारे ऊपर बना रहता है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति मतलब जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं और जिसके अंतर्गत हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसको हम प्रकृति कहते हैं। हमारे जीवन में हमारे जीवन में इस प्रकृति का प्रत्येक पहलू जो है हमारे विभिन्न घटकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे जीवन का जो प्रत्येक पहलू है वो प्रकृति के विभिन्न घटकों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य अपने जन्म से ही बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य कैसा है? बुद्धिमान प्राणी है। उसने अनेकों आविष्कारों से अपने एवं प्रकृति के बारे में जानकारी एकत्रित की है और उन्हें समझने का प्रयास किया है। वहीं बात आती है ब्रह्मांड की। अब बात आ जाती है ब्रह्मांड की। किसकी बात आती है भैया? ब्रह्मांड की बात आती है। तो ब्रह्मांड, हमारे जैसे ही ब्रह्मांड शब्द आता है तो हमारे मन में अनेकों सवाल उठने लग जाते हैं कि भाई ब्रह्मांड क्या है, क्यों है,
इसकी रचना क्यों की गई है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ब्रह्मांड अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। क्या है? अपने आप में एक संपूर्ण है, जिसको जानने व समझने में हम आज तक प्रयासरत हैं। आज भी हम इसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं होती हैं। ब्रह्मांड किन से मिलकर बना होता है? आकाशगंगाएं होती है, ब्लैक होल होते हैं, बहुत सारे इसमें एलिमेंट होते हैं, तो निहारिकाएं होती है, तो उनमें उपस्थित सैकड़ों तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल कण, गैस के बादल, है ना। तो यह आदि हमारे सामने एक रहस्यमय चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो एक रहस्य होते हैं, जिनको हम प्रारंभ से ही ढूंढते आ रहे हैं। तो अब इसमें ब्रह्मांड के बाद में बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या होती है? तो हमारी जो आकाशगंगा है, उसका नाम है मंदाकिनी, है ना। हमारी जो आकाशगंगा है, इसका नाम है मंदाकिनी, जिसको हम दुग्ध मेखला, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा जैसे पृथ्वी पर नदियां होती है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी आकाशगंगाएं होती हैं, जो बहुत ही चमकीली होती हैं। और इसका जो निर्माण है, वो असंख्य सौर मंडलों से मिलकर के बना होता है। इसका आकार, अगर इसके आकार की बात कर ली जाए, तो ये सर्पिलाकार इसका होता है। सर्पिलाकार इट मीन्स एक प्लेट की भांति इसका आकार होता है, जो अभी मैंने कुछ इमेज डाली है इसके अंदर, जिसके अंतर्गत हम बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसके बारे में समझ जाएंगे। तो अब इसके बाद में बात आती है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु ये फिक्स नहीं है। इस आयु को हम मान 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 सकते हैं कि भाई इतनी रही होगी, ठीक है, इतनी है। तो जब भी हम आयु की कल्पना करें, तो उसके पीछे हमें लगभग अवश्य लगाना है, क्योंकि यह हमारे लिए फिक्स नहीं है। तो ब्रह्मांड की जो आयु है, वो 14 अरब वर्ष मानी गई है। और सौरमंडल की आयु 10 अरब वर्ष मानी गई है। हमारे सौरमंडल, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। और उसके आठ आठ ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे। प्लेटो को 2006 में इसको हटा दिया गया। तो इसके बाद में पृथ्वी की जो आयु है, वो लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है, वो सर्वप्रथम पृथ्वी तल पर अब इसके बाद में बात आती है, चलो पृथ्वी का हो गया जन्म। अब इसके बाद में हमें हमें देखना है कि भाई जीवों का उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे आए। तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर जल में सूक्ष्म जीव हुए एवं वनस्पतियों ने जन्म लिया। तत्पश्चात वायुमंडल संगठित हुआ, जो हमारे साथ में आज एक वायुमंडल देखने को जो हमें मिलता है, जो इतना घटित है कि इसमें जो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें आती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, जिसके द्वारा हम सुरक्षित हैं। तो ये जो वायुमंडल है वो सैकड़ों सालों से बनता आ रहा है। तो इसमें जो जीवनदायिनी जो गैस हैं, वायुमंडल में अनेकों गैस हैं, जिसमें से जीवनदायिनी गैस एकमात्र एक ही है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। इसका प्रतिशत कितना है? 21% तक पहुंची, मतलब 21% तक पहुंची, जो हमारे लिए सुगम है, हमारे जीवन के लिए, सभी जीवों के लिए एक सुगम है। तो पहुंची, तथा उसके बाद समुद्री जीव पृथ्वी के धरातल पर आने लगे, महाद्वीपों पर आने लगे, आकर रहने लगे। सबसे अंत में हम मानव आए। ये ध्यान रखना, सबसे अंत में हमारा आविष्कार हुआ, लगभग आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले। तो इसके बाद में जंगली जीवन में हमने रहते हुए फिर मनुष्य का आविष्कार हुआ। तो उसके बाद में हम जंगली जीवन में रहते थे, पहले कच्चा मांस खाते थे। तो जंगली जीवन में रहते हुए हमने कई ऐतिहासिक आविष्कार किए, जिसमें आग महत्वपूर्ण है, पहिया महत्वपूर्ण है, पत्थरों के हथियार हमने बनाए, ठीक है। इस प्रकार हम सभ्यताओं में रह करके, फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारी मनुष्यों की बुद्धि विकसित होती गई, हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और फिर हमने एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, समूह में रहना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ? सभ्यताओं का निर्माण हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, हमारे बहुत सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है। और जो विदेशी सभ्यता, जैसे चीन की सभ्यता हो गई, बेबीलोनिया सभ्यता हो गई, और ऐसी अन्य मिस्र की सभ्यता हो गई। मिस्र की सभ्यता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नील नदी के किनारे है। और वहीं से हमारे जो पूर्वज थे, होमोसेपियंस थे, वो वहीं से ही आज पूरे विश्व में फैल गए हैं। तो विकास पर्यावरण की सहायता से करते हैं। अपना सतत जो विकास है, सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला जो विकास है, वो हम पर्यावरण की सहायता से, पर्यावरण का दोहन करके हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। तो हमारे विकास में सबसे ज़्यादा जो संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये संसाधन हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। तो
करते आए हैं तथा अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए ये बात हमने सिद्ध कर दी है। किससे कि भाई हम पशुओं से अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुसार ही हम आज मनुष्यों से सॉरी जानवरों से हम थोड़े अलग दिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। देखो, अब मैंने ये चित्र लिया है, तो ये है अपना यूनिवर्स माने अतः ब्रह्मांड है। इसकी कोई दूरी सीमित नहीं है। ये असंख्य इसमें आकाश गंगाएं हैं, इसमें अनेकों सूर्य हैं, इसमें अनेकों ब्लैक होल्स हैं। सभी इसमें देखने को मिल जाएंगे। हम तो इसमें एक छोटे से कंकड़ की भांति आते हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं। इसके बाद में इस सेकंड वाले जो चित्र है, ये अपनी मंदाकिनी का है, जिसका नाम है मिल्की वे, है ना। ये हमारी आकाशगंगा है। तो इसका आप आकार देख रहे होंगे, ये सर्पिलाकार है, माने प्लेट की आकृति का एक इसका आकार है। और सबसे अंत में अपना ये यूनिवर्स अपना सौरमंडल आता है। सोलर सिस्टम अपना सबसे अंत में है। अंत में अपना सोलर सिस्टम आता है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रकृति एवं मानव के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि भाई प्रकृति एवं मानव के बीच में जो अभी तक जो संबंध हुए, जो हमारे संबंध है, फलस्वरूप आकाश के नीचे घटित होने वाली ये सभी घटनाएं भूगोल विषय के अंतर्गत आती है या भूगोल विषय में अध्ययन की जाती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मतलब भूगोल की थोड़ी सामान्य बात आपको पता चली होगी। तो इसके अब पृथ्वी तल भूगोल का आधार स्तंभ है। पृथ्वी तल मतलब भूगोल का जो आधार स्तंभ, जो नींव है, वो क्या है? वो पृथ्वी ही है। भूगोल का आधार स्तंभ है जिस पर अनेकों विविधताएं पाई जाती है, अनेकों इसमें अलग अलग इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सभी विविधताओं का शुद्ध, व्यवस्थित, तार्किक विश्लेषण एवं वर्णनात्मक व्याख्या ही वैज्ञानिक भूगोल है। ये वैज्ञानिक भूगोल की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। इन परिभाषाओं में से अनेकों सवाल आते हैं और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। जो मैंने ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, ये रामबाण साबित होंगे बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इसके बाद में हम चलते हैं आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल अंतरानुशासनिक विषय के रूप में प्रकट हुआ है, विकसित हुआ है, जिसमें भौतिक, मानवीय एवं सामाजिक विज्ञानों का समाकलित अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर समाकलित का मतलब है कि भाई समाहित करके सभी को एक साथ मिला करके हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। यह सभी विज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विज्ञान है तो वो सामाजिक को प्रभावित करेगा, वो पर्यावरण को प्रभावित करेगा, वो भूगोल को प्रभावित करेगा, है ना, वो राजनीति को प्रभावित करेगा आदि। इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। अब यहाँ पर अपने दूसरा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के हम अर्थ समझेंगे, अर्थ क्या है। अभी तो हमने इसकी थोड़ी बहुत प्रस्तावना पढ़ी थी, अब यहाँ से शुरू होता है अपना असली चैप्टर। तो इस चैप्टर में ज्योग्राफी जो है, वो ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो ग्रीक यूनानी भाषा में ज्योग्राफिया शब्दावली से प्रेरित है या शब्दावली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ये सामान्य अपन सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो अध्ययन करता है वो करते हैं? भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जो भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन के रूप में मानी जाती है। ज्योग्राफिया जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, ये 1 नंबर में आ सकता है। इरेटोस्थनीज ने, कौन थे? भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज ने इसका समय दे रखा है 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व ने किया। इस पृथ्वी के विज्ञान को भूगोल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के विज्ञान को किसके नाम से जाना जाता है? भूगोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं रोमन एवं यूनानी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को कैसा माना? चपटा एवं तस्तरी नुमा मान करके इसका अध्ययन किया। अभी मैंने जैसे सर्पिलाकार बताया था वैसे ही चपटा तस्तरी नुमा मान करके इसका अध्ययन किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को गोलाकार माना है। कैसा माना है? गोलाकार मानकर अध्ययन किया है। इसी कारण से इस विज्ञान को भूगोल के नाम से जाना जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भूगोल पृथ्वी तल अर्थ सरफेस माने धरातल का अध्ययन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी तल माने अर्थ सरफेस का अध्ययन है, जो भी हमने
हमने स्पष्ट किया है। अब इसकी परिभाषाएं आती हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें वैज्ञानिक शब्दकोश के अनुसार ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में डेफिनेट आता है ना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। लघुतरात्मक क्वेश्चन आता है जिसमें अर्थ एवं परिभाषा समझाइए, है ना। तो इसमें वैज्ञानिक शब्दकोश के अनुसार भूगोल पृथ्वी तल एवं मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। भूगोल का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनको हम भूगोलवेत्ता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भूगोलवेत्ता के नाम से जानते हैं। अब मध्यकाल की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं में वारेनियस, इमैनुअल कांट, जॉन एम जॉर्ज फास्टर, ये दोनों पिता एवं पुत्र थे। दोनों ने ही भूगोल में बहुत अच्छे कार्य किए। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे। इसी क्रम में जर्मन भूगोलवेत्ताओं में हम्बोल्ट एम रिटर का नाम बहुत फेमस है। हम्बोल्ट एम रिटर ने 19वीं सदी में आधुनिक भूगोल के रूप में जारी रखते हुए पार्थिव एकता पर बल दिया। 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि ऐसे आएगा, पार्थिव एकता पर बल देने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ता कौन थे, उनके नाम बताओ। तो पार्थिव एकता पर बल देने वाले हम्बोल्ट एम रिटर हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं, हम्बोल्ट ने भूगोल को क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में देखा है। किसने? क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में, तथा रेटर ने पारदर्शिक अध्ययन पर बल दिया है। इसी सदी में भूगोलवेत्ताओं में रिक्तोफेन और हेटनर भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों के विषम लक्षणों का विज्ञान बताया तथा स्थानिक संबंधों पर बल दिया। ठीक है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के भूगोलवेत्ता हुए रिचर्ड हॉडसन। कौन थे? रिचर्ड हॉडसन ने सन 1959 में भूगोल की एक नई परिभाषा सामने रखी। तो भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भूगोल पृथ्वी सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन एवं व्याख्या ही क्या है? व्याख्या का अध्ययन करना ही भूगोल है। मतलब पृथ्वी सतह की जो ये विविधताएं पाई जाती है उनके लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित, तार्किक और वर्णनात्मक व्याख्या के सहित अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये किसने दी? ये दी रिचर्ड हॉडसन ने, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दी 1959 में। ठीक है, 1959 में ये दी थी। इसके बाद में हम चलते हैं। यह परिभाषा भूगोल को आधुनिक वैज्ञानिकता प्रदान करती है। यह परिभाषा भूगोल को आधुनिक वैज्ञानिकता प्रदान करती है तथा पृथ्वी के विविध लक्षणों की विवरणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करती है। वेरी इंपॉर्टेंट यह परिभाषा है। इसके बाद में आते हैं ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट। कौन आते हैं? पीटर हेगेट ने 1975 में भूगोल को पृथ्वी तल पर मानव वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बताया है। पीटर हेगेट ने क्या कहा कि भूगोल जो है वो पृथ्वी तल पर मानव वातावरण, अपना वातावरण और प्रदेशों के स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भूगोल को वर्तमान में मानव कल्याणकारी अध्ययन के रूप में देखा जाता है। भूगोल को किसके रूप में? मानव कल्याणकारी अध्ययन के रूप में देखा जाता है। आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार ने पृथ्वी की सतह पर गहन मानवीकरण किया है, जिसके कारण भूगोल प्रारंभ से ही 2 शाखाओं में बट गया है। अब इसके बाद में जो अपनी सेकंड वीडियो आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे भूगोल की हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल की शाखाएं पढ़ेंगे। भूगोल की शाखाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम वापस मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जिसके अंतर्गत पार्ट 2 होने वाला है अपने भूगोल की शाखाओं के ऊपर। किसके ऊपर? भूगोल की शाखाओं के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल की अन्य शाखाएँ कौन कौन सी है, इसके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसकी वीडियो के जो आपको PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कंपटीशन हब 2.0 के नाम से बनाया गया है। और इसमें डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।